ओके, डिस्पर्जन पहले पढ़ा है बेटा, कभी आपने क्लास 10th में पढ़ा था. डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? नहीं? लिखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट. बोलो. Yes. Yes, sir. It is the phenomena of splitting of white light. It is the phenomena of splitting of white light into its 7 basic colors. Into its 7 basic colors. Whenever it passes through prism and prism-like objects. Whenever it passes through prism and prism-like objects. अच्छा, जब हम कहते हैं प्रिज्म और प्रिज्म लाइक ऑब्जेक्ट्स, देन व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ प्रिज्म लाइक ऑब्जेक्ट्स? इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, प्रिज्म के थ्रू जब लाइट पास करेगी, और अगर हम कहते हैं कि लाइट मोनोक्रोमैटिक है, मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमा मीन्स कलर, तो यानी एक सिंगल वेवलेंथ की अगर लाइट होगी तो वो सिर्फ डिविएशंस शो करेगी, वहां डिस्पर्जन नहीं होगा. डिस्पर्जन का जो क्लियर मीनिंग है वो है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स. अब व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म के थ्रू पास होती है, देन इट गेट्स डिविएटेड इनटू, और देन इट गेट्स डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स. अब प्रिज्म लाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अब ये 7 कलर्स हम लोग डिफरेंट फिनोमेनाज हैं जो कि हम लोग नेचर में भी ऑब्जर्व करते हैं. वन ऑफ दोज फिनोमेना इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. अब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में हमारे पास क्या होती है? एक वाटर ड्रॉपलेट होती है. नाउ दैट वाटर ड्रॉपलेट बेसिकली एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म देयर. हम क्यों उसको प्रिज्म से कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि प्रिज्म के थ्रू वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है. वहां पर भी लाइट का जो डिविएशन होगा, यानी डिविएशन के अलावा जो डिस्पर्जन होगा वहां पर, it depends upon the angle of incidence as well as the angle of refraction. Basically upon the angle of incidence, कि कितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट है, ठीक है, तभी आप वो रेनबो फॉर्मेशन देख पाएंगे. अदरवाइज रेनबो फॉर्मेशंस नहीं देखे जाते हैं या नहीं देखने में आते हैं. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर जब लाइट फॉल करेगी तभी हम देख पाएंगे. तो यानी वो जो एंगल के क्रिटिकल, मतलब वो जो क्रिटिकल कंडीशंस हैं, वो क्रिटिकल कंडीशंस रेनबो फॉर्मेशन के टाइम पर भी सेटिस्फाई होने चाहिए, ड्यू टू विच द व्हाइट लाइट डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स इनसाइड द प्रिज्म आल्सो. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फिनोमेना डिफरेंट प्लेसेस या डिफरेंट केसेस में हमें देखने को मिलता है, और आज हमें इसी की बात करनी है, बट स्पेसिफिकली प्रिज्म के लिए. ठीक है, ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यहां हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की बात करेंगे डिस्पर्जन में. इसको हम ये भी कह सकते हैं हम यहां पर कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हम लोग यहां ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल्दो डिस्पर्जन एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं अभी आपको बता चुका हूं. अब देखें जरा, मान लिया कि ये मेरे पास एक प्रिज्म है, ए बी सी. ये जो एंगल होता है बेटा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म.
This angle is called angle of prism. Or generally we use an equilateral prism here. यानी इसकी सभी sides equal होंगी and we are using an equilateral prism. Although कि prisms हमारे पास right angled prisms भी होते हैं, but right angled prisms कहाँ use होते हैं या क्यों use होते हैं या exactly वहां पर dispersion होता है नहीं होता है, वो बाद में बात करेंगे. लेकिन अभी हाल फिलहाल हम एक इक्विलेटरल प्रिज्म यहां पर कंसिडर कर रहे हैं. लेट्स से a ray of light is incident at the face AB. अब ray of light यहां पर इंसिडेंट है, तो मैं इधर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो दिस परपेंडिकुलर gives us the angle of incidence. तो ray of light एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसिडेंट थी, वहां हमने एक नॉर्मल प्लॉट करा तो मुझे मिल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये हमारी इंसिडेंट रे है. अगर अब हम रे के पाथ की बात करें तो रे विल ट्रैवल और रे विल डिविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए. दिस इज R1. ठीक है बेटा? यस सर. यस सर. अब इस पॉइंट से यहां हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. नाउ दिस इज अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. ऑब्वियसली ये ग्लास है तो ग्लास प्रिज्म है हमारे पास. इसका मतलब μ2 बड़ा है μ1 से. तो इसका मतलब अब रे मूव कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. तो यहां पर फिर से एक नॉर्मल प्लॉट करें. रे को कहां जाना चाहिए? away from the normal. ये आ गया बाहर की तरफ. This is the angle of emergence E and this is angle of refraction R2. So this is how the ray diagram of a ray passing through a prism can be drawn. हमने यहां से एक रे डायग्राम बनाया जहां से एक रे पास हो रही थी प्रिज्म के थ्रू. अब ये सभी चीजें बेटा हमें बेसिकली बता क्या रही हैं और होता क्या है. ये तो एक जनरल रे डायग्राम है, लेकिन जब डिस्पर्जन होगा तो एग्जैक्टली होता क्या है देखो ध्यान से. अगर आपके पास ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, एक रे ऑफ लाइट आई, दिस इज द नॉर्मल. अब यहां से ये रे ऑफ लाइट जैसे जैसे आगे की तरफ बेंड करेगी, इट स्टार्ट्स डिविएटिंग इनटू डिफरेंट कलर्स. It starts dividing itself into different colors. और ये जो different colors हैं, ये 7 different colors होंगे बेटा. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो सबसे ऊपर आएगा हमारे पास red color. It means और सबसे नीचे आएगा हमारे पास वॉयलेट कलर. इसका मतलब ये है कि वॉयलेट कलर डिविएट्स द लीस्ट एंड रेड कलर डिविएट्स द मोस्ट. Now when we used to say that violet color deviates the least and red color deviates the violet color deviates the most and red color deviates the least. वॉयलेट कलर के अंदर डिविएशन सबसे ज्यादा है, रेड कलर के अंदर डिविएशन सबसे कम है. तो ये डिविएशन हमें पता कैसे चले, हम कैसे निकालें कि कोई एंगल कितना डिविएट कर गया. तो वापस यहां आ जाओ, देखो जरा. अगर मैं इंसिडेंट रे के पाथ को प्रोड्यूस कराऊं आगे, तो दिस विल बी द इंसिडेंट रे. और एमर्जेंट रे के पाथ को भी हम लोग बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करा दें. तो आप सोचो, इंसिडेंट रे इस पाथ पर थी, ये रही, ये हमारी इंसिडेंट रे है, and it suddenly bends into this direction. तो ये हमारे पास क्या बना? एंगल ऑफ डिविएशन. Now when we calculate this angle of deviation in this case, यहां पर तो the ray which comes out, the first is red, उसके बाद orange, then yellow, then green, then blue, then indigo and last हमें मिलेगा violet. इसका मतलब अगर मैं वॉयलेट का एंगल ऑफ डिविएशन कैलकुलेट करने की कोशिश करूं
तो ये एंगल ऑफ डिविएशन वॉयलेट का होगा डेल्टा वी, और जब हम रेड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये एंगल ऑफ डिविएशन रेड का होगा, यानी एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ वॉयलेट इज मोस्ट और एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ रेड वो हमारे पास लीस्ट है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? यस। अच्छा, एक और वाला, ऐसा होता क्यों है कि ये सबसे नीचे आता है और सबसे पहले? बेसिकली वेवलेंथ ऑफ रेड इज हाईएस्ट out of these 7 colors and wavelength of violet is lowest out of these 7 colors. So they have to, these colors basically have to cross a significant path inside the denser medium. अब ये significant distance है काफी जो कि इसको क्रॉस करना है inside the denser medium. तो इसका मतलब वॉयलेट की स्पीड सबसे कम होगी और रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v is equals to f lambda. Now greater the wavelength, greater will be the velocity. हमने रे ऑप्टिक्स जब स्टार्ट किया था, रिफ्रैक्शन जब स्टार्ट किया था, तब हमने ये रिलेशन समझा था और हमने कहा था फ्रीक्वेंसी इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट which remains constant irrespective of the medium. अब फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट हो जाए irrespective of the medium और वेवलेंथ किसी की कम या ज्यादा हो तो स्पीड किस पर डिपेंड करेगी? वेवलेंथ पर। नाउ वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, इसीलिए वॉयलेट की स्पीड भी सबसे कम है, सो इट विल कम आउट लास्ट। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है आउट ऑफ दीस 7 कलर्स, तो रेड की स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी एंड इट विल कम आउट फर्स्ट। ठीक है? यस सर। यस सर। तो अल्टीमेटली जो एंगल ऑफ डिविएशंस है उसमें भी हमें वेरिएशंस यहां पर देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं वापस यहां पर, ये तो थी बात बिल्कुल बेसिक डिविएशंस के बारे में और डिस्पर्जन के बारे में। अब यहां से हमें कुछ रिलेशंस डिराइव करने हैं, और वो रिलेशंस क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में हम सबसे पहले इस डेल्टा के लिए एक रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? इन टर्म्स ऑफ I एंड A। A है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, तो इन टर्म्स ऑफ I एंड A अगर मुझे रिलेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और आप कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा I and A, डेल्टा I and A। अब डेल्टा और A के बीच में रिलेशन बनाना है, ध्यान से देखना बेटा। नाम दे देते हैं इसको कुछ, ये ABC, लेट्स से दिस इज M, दिस इज N, दिस इज O एंड दिस इज पॉइंट P। तो सबसे पहली बात, डेल्टा किसके इक्वल होगा? इन ट्राइंगल PMO, PMO डेल्टा इज इक्वल्स टू एंगल PMO प्लस एंगल POM, ये होने चाहिए ये वाले एंगल्स। ठीक है? ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब आप इस PMO को क्या लिख सकते हो? अच्छा ध्यान से देखना, ये वाला एंगल I, दिस विल बी इक्वल टू दिस होल एंगल ना? यस सर। भाई I की अगर मैं बात करूं देन I विल बी इक्वल टू PMN, ये वाला एंगल होगा PMN, I विल बी इक्वल टू PMN। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं PMO को I माइनस R1। यस सर। सिमिलरली POM को हम लिख सकते हैं E माइनस R2। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2, लिख सकते हैं ऐसा?
ठीक है? यस सर। अच्छा, अब बेटा लेकिन हमें रिलेशन बनाना था ए के साथ। दिस इज माय एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है? अब ए के साथ रिलेशन बनाने के लिए मेरे को इसका मतलब R1 और R2 के लिए एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अच्छा ध्यान से देखो जरा, इस वाले ट्राइंगल में ही क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि R1 प्लस R2 ए के बराबर है? क्या ऐसा कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 ए के यस सर। बराबर है? कह सकते हैं? हाँ सर। कैसे? सर वो सर कुछ ऐसे फॉर्म वो था मैथ, मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो ए से तो इक्वल होता क्वाड्रिलेटरल वाला है रहेगा ना triangle। इसमें तो। हाँ बिल्कुल ठीक है राघव, क्वाड्रिलेटरल। दिस हाँ इज अ सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं साइक्लिक। बात करूं ए एम एन ओ ए की, तो ए एम एन ओ ए इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यस। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमें ये पता है बेटा कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। नाउ इन दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है ना? तो ये भी तो 90 बनेगा, सिमिलरली ये भी 90 बनेगा। तो इसका मतलब a प्लस एन इज ऑल्सो इक्वल टू 90। ओ सॉरी 90 कह रहा हूं, 180। यस सर। भाई ये 90 ये 90 यानी अपोजिट एंगल्स का सम 180, तो a प्लस एन इज ऑल्सो 180। यस सर। तो देखो जरा, एंगल a प्लस एंगल n इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन बेटा हमें ये भी पता है R1 प्लस R2 प्लस एंगल n इज ऑल्सो इक्वल टू 180। R1 यस प्लस R2 प्लस एंगल n इज ऑल्सो इक्वल टू 180 ना? ठीक है? यस सर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल n इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल n। तो एंगल n से एंगल n कैंसिल आउट हो गया, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू a। Therefore delta is equals to I plus E minus of A। ठीक है? So this is the desired relation between delta and A। तो डेल्टा और A का सम, यानी आप ऐसा कह सकते हैं the sum of angle of deviation and angle of prism is equal to the sum of angle of incidence and angle of emergence। Sum of angle of deviation and angle of prism is equal to the sum of angle of incidence and angle of emergence। ठीक है? इतनी बात क्लियर है बेटा? यस आई Yes. होप कि यहां से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, अब ये जो ग्राफ सॉरी अब ये जो हमने डेरिवेशन करी, इसके बाद एक रिलेशन बनाएंगे डेल्टा ए और ग्लास प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। ठीक है? बोर्ड क्लियर कर दूं? ये वाला पार्ट करूंगा सिर्फ। यस सर। ओके
expression for refractive index of glass prism. अब ग्लास प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक हमें एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। अगर हम ये कहें लेट R1 is equal to R2 which is some value R, हम कहते हैं अगर R1 और R2 इक्वल हो जाए और वो कोई एक वैल्यू R हो, तो ऐसा कब पॉसिबल है? When I is equal to E, तभी हो सकता है। ठीक बात है। अच्छा समझो, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर मस्ट बी अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, होता है ना? बेटा, एम आई ऑडिबल टू यू? यस Yes, सर। sir. अच्छा बताओ, अगर किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ऐसा होता है ना, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तभी वेरी करेगा जब आई वेरी करेगा। Yes. Yes, sir. बेटा समझो, ये एक रे, ये एक मीडियम मतलब इंटरफेस है, दिस इज द नॉर्मल, लेट्स से this is my angle of incidence and this is some angle of refraction R. ये R कब चेंज होगा? जब I चेंज होगा तभी होगा ना? ठीक बात है। Yes. Yes, yes, sir. अगर मैं कहता हूं कि I और E दोनों इक्वल हो, तो उस केस में R1 और R2 इक्वल हो जाएंगे। यस सर। Yes, sir. तो हम यही कंडीशन लेके चल रहे हैं यहाँ पर कि जब हम कहते हैं कि लेट R1 और R2 इक्वल है, इक्विलेटरल प्रिज्म है हमारा, ठीक है, और हमने कहा मोनोक्रोमैटिक लाइट इसके थ्रू पास कर रही है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर होगा और यहां पर जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो जनरली प्रिज्म के केस में होता यह है कि whenever light falls on one face, so for a particular angle of incidence this refracted ray moves parallel to this third side, ठीक है। now the refraction is basically happening on these two faces, तो ये थर्ड फेस के पैरेलल चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि if this is angle of incidence I and this is angle of refraction R, तो यहाँ जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा उस पर्टिकुलर कंडीशन में that will be equal to I होना चाहिए। यस सर। ठीक Yes, है। sir. This particular condition is called the condition of minimum angle of deviation. This condition is called condition of minimum angle of deviation. तो जब हमने कहा R1 is equal to R2 which is some value R, तो ये कब होगा? when I is equals to E. तो इस केस में डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा M, ठीक है, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। अब इसी कंडीशन को अगर हम अप्लाई करें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2R इज इक्वल टू A, तो R किसके इक्वल हो गया? A/2 के इक्वल हो गया, ठीक है। Yes, sir. And if this is my equation number 1, from equation 1, ये वाली इक्वेशन को मैंने 1 माना, तो डेल्टा M हो गया,
दिस विल बी इक्वल टू, I और E इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं 2I माइनस ऑफ A, यानी डेल्टा M प्लस A इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A बाय 2 इज इक्वल टू I, ऐसा लिख सकते हैं. Yes, sir. So now we have calculated the values for I and R in case of angle of minimum deviation. तो हमारा जो नेट रिजल्ट बनना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो कुछ ऐसा बनना चाहिए. According to Snell's law, refractive index is equal to sin I by sin R. So refractive index can be written as sin I form delta M plus A by 2 and R is equals to A by 2. This is the refractive index of a prism in case of angle of minimum deviation. अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, हमने जो रिलेशन बनाया बेटा वो मिनिमम डिविएशन के केस में बनाया, ठीक है, लेकिन for different values of this angle of minimum deviation we may have the refractive index of the prism, और हर प्रिज्म का अपना एक एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन जरूर होगा डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. ठीक है? Yes, sir. तो दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर नहीं है तो बताओ. बेटा 2 मिनट लगाएंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बताएंगे. सर क्योंकि साइन डेल्टा प्लस A बाय 2 करने में तो सर हालत खराब हो जाएगी. हाँ हाँ नहीं, वो आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यूज कुछ ऐसी देंगे कि आपकी हालत खराब ना हो. ठीक है? यस सर. ठीक है, तो आई होप यहां तक का पार्ट क्लियर है. एंजेला क्लियर है बेटा? Yes, sir. ऋषिका? Yes, sir. समर्थ क्लियर है? यस सर क्लियर है. अभिमन्यु? यस सर. दाम्या? माही? नंदिनी? Yes, sir. यस सर. ओके, चलो ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा, म्यू एंड ए. अब एक रिलेशन बनाते हैं डेल्टा, म्यू और ए के बीच में. ये वाला पार्ट यहां से बोर्ड क्लियर कर दूं. अच्छा, इससे पहले एक और काम करो, एक ना ग्राफ देखेंगे. अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो भी कुछ अभी हमने करा, स्पेशली दिस रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2, आपको ना एक एक्सपेरिमेंट भी करना है बेटा स्कूल में इसका. ठीक है? आपके कोर्स में है प्रिज्म, उसका एक एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा. वहां पर आपको एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फाइंड आउट करना होता है, और ये एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन आप फाइंड आउट करते हो प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली. और जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे इसका डेल्टा और आई का, तो वो ग्राफ कैसा बनता है. तो एंगल, द प्लॉट ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस. देखो जरा, यहां हम लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यहां हम लोग लेंगे एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा. इसका जो ग्राफ होता है बेटा वो कुछ ऐसे चलेगा, एंड इट गोज लाइक दिस. तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इस पर्टिकुलर एंगल पर, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एम. यानी इनिशियली एज एंगल ऑफ इंसिडेंस increases, delta decreases.
initially. As angle of incidence increases, delta decreases. After a critical value, as I increases, delta also increases. अब आप यहां एक चीज देख सकते हो, for a particular given value of delta we have two different values of angle of incidence. देखो जरा, है ना, है ना? Yes, For sir. a particular value of delta we have two different values of angle of incidence. ये देखो जरा, ठीक है, लेकिन this is the most unique value जिसकी आपके पास दो डिफरेंट डेल्टाज नहीं होंगे या दो डिफरेंट आईज नहीं होंगे, ठीक है, हाँ, दो डिफरेंट आईज नहीं होंगे फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेल्टा. तो दिस यूनिक वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, और ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में आपको जब कराया जाएगा तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स. और एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है तो दिस पार्ट is also very important as far as your viva is concerned. ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है. नेक्स्ट है बेटा, इसको यहां से क्लियर कर दूं. बेटा बोर्ड क्लियर कर दूं. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अच्छा, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डेल्टा म्यू एंड ए. अच्छा देखो ध्यान से कि अगर हम यहाँ रेयर टू डेंसर बात कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा वैसे हमने एक रिलेशन बनाया था अभी, देखना, डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ऑफ ए, ये रिलेशन बनाया था. बट बेटा यहां अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, दैट इज साइन आई अपॉन साइन R1, जिसको भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली I बाय R1 लिख सकते हैं. तो यहां पर म्यू R1 इज इक्वल टू I. एक रिलेशन ये बना. इज दिस ओके? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली बेटा इस पर्टिकुलर फेस के लिए हमने पहले लिया फेस AB. अब अगर मैं कहूं फॉर फेस AC, सिमिलरली म्यू R2 इज इक्वल टू E, लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो आप डेल्टा को क्या लिख सकते हो? Therefore डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू R1 प्लस म्यू R2 minus of A, which can finally be written as mu R1 plus R2 minus of A, जिसको आप लिख सकते हो mu -1 into A, लिख सकते हैं? Yes, sir. This is called angle of dispersion. This is called angle of dispersion. So एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ.
फेस AC के बाद का। देखो बेटा, ये रिलेशन था हमारा, अभी हमने बनाया था, हाँ डेल्टा सर। इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ऑफ ए। अब जब हम यहां पर बात कर रहे हैं फेस ए बी के लिए, एंड वी आर टेकिंग इट रेयर टू डेंसर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी आई अपॉन R1 होना चाहिए। यस सर। तो हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर म्यू R1, ठीक है। ओके सर। फॉर फेस AC अगर मैं रेयर टू डेंसर ही बात करूं तो दिस विल बी E by R2। यस सर। तो E की वैल्यू म्यू R2 आ जाएगी। हाँ सर। तो व्हाट वी हैव डन हियर, हमने ये दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करा I और E की जगह। दिस इज म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ऑफ A। ओके सर, समझ आ गया। Now taking mu common from here, this is R1 plus R2, और हम ये जानते ही हैं R1 plus R2 तो A के इक्वल होता है। अभी हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखा था। ओके सर, समझ आ गया। So this angle is called angle of dispersion, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है बेटा एंगुलर डिस्पर्जन। ये वाली साइड क्लियर कर दूं? यस सर। So the next topic is angular dispersion। अच्छा, ये मेरे पास एक ग्लास प्रिज्म एंड लेट्स से एक मोनोक्रोमैटिक, सॉरी, एक व्हाइट लाइट आती है एंड इट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस। ये नॉर्मल हुआ, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये ऐसे जाएगी। एक रे सबसे ज्यादा बेंड कर गई और एक रे सबसे कम बेंड करती है। The ray which bends the most is violet color and the ray which bends the least is red color. अगर मैं सबसे पहले violet के लिए एंगल ऑफ डिविएशन देखूं तो दिस इज डेल्टा violet, और इसके लिए देखें तो दिस इज डेल्टा red. Now clearly delta violet is way greater than delta R. तो एंगुलर डिस्पर्जन होता क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन को डिफाइन करेंगे, लिखें बेटा एंगुलर डिस्पर्जन। The difference between the deviations suffered, difference between the deviations suffered by two different colors passing through a prism is called angular dispersion. So angular dispersion Can you को, please repeat? the difference between deviations suffered by two colors in passing through a prism, in passing through a prism gives angular dispersion. So delta will be equal to delta V minus delta R. Now we have taken the extreme cases here. That is why relation हमने बनाया delta V minus delta R. Now it is not necessary कि हर बार delta V और delta R का ही निकालने को आए। हो सकता है वो आपसे कहे कि ग्रीन और येलो का बता दो, तो फिर आप क्या देखेंगे? विबग्योर, ठीक है। तो ग्रीन deviates more than yellow, then it will be delta G minus delta R.
ठीक है, ओ सॉरी डेल्टा वाई, ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। आप इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर हम डेल्टा से करेंगे तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन भी हमारे पास डेल्टा ही था, ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्पर्जन को आप थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है बेटा डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, लिखो, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of angular dispersion to the angle of deviation, oh sorry, angle of dispersion. It is defined as the ratio of angular dispersion to the angle of dispersion. ठीक है, Yes, sir. अब इसको अगर आप एक्सपैंड करके लिखना चाहें, लेट्स से अगेन वी आर टेकिंग टू एक्सट्रीम केसेस फॉर डेल्टा v minus delta r upon this can be written as delta only. अब डेल्टा को हमने लिखा था म्यू माइनस वन इंटू ए, तो म्यू को आप क्या लिख सकते, सॉरी ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, म्यू माइनस वन इंटू ए। तो डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अगर ये डेल्टा ऑफ वॉयलेट हम ले रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज डिफरेंट फॉर द प्रिज्म एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। तो डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं, तो डेल्टा वी को आप लिखेंगे म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस ऑफ म्यू आर माइनस वन इंटू ए, एंड अल्टीमेटली म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर वन से वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. So this is the relation of dispersive power. Now this particular relation can also be asked in your exam, that derive a relation for the dispersive power। अच्छा, dispersive power अगर वो वर्ड ना भी यूज करे, derive a relation for the difference in refractive indexes of two different colors independent of angle of prism, independent of angle of prism। अब यहां से देखें, this is the difference in refractive index of two different colors and this particular relation is exactly independent of a। a यहां पर डिपेंड, a पर ये डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। ओके सर, फिर पूरा तो नहीं Yes, लिखना sir. पड़ेगा ना जितना आपने सिर्फ इतना, ओके सिर्फ सर। इतना, ओके सर। सिर्फ इतना करना है, ठीक है हाँ, बेटा। मुझे इसमें नीचे म्यू लिया है, हाँ। वो हम लोग एवरेज लेंगे हाँ बेटा, वो ग्लास प्रिज्म का एक्चुअल, ठीक है, फॉर व्हाइट जो लाइट। हमें दिया होगा ऑलरेडी। हाँ जी, हाँ जी, फॉर व्हाइट लाइट, ठीक है। दिस इज फॉर टू Yes, sir. डिफरेंट कलर्स। इसमें किसी को कोई डाउट है? 2 मिनट लगा के देख लो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लो। हो गया?
Yes, sir. ठीक है। अच्छा बेटा, कई बार क्या होता है कि ऑल्दो कि आपकी बुक्स में दिया नहीं हुआ, मे बी कहीं एक रिलेशन शायद उन्होंने बना रखा है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच का आप कर्व बता दें, ठीक है। द कर्व ऑफ द कर्व बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। Curve between refractive index and wavelength। अगर मुझे ये कर्व बनाना है तो पहले तो मैं बता दूं कि ये कर्व कुछ ऐसा चलता है। यहाँ आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया, यहाँ आपने वेवलेंथ ले ली, ठीक है। लेकिन बेटा ये कर्व आया कहां से, क्या रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में? तो याद रखना कि डिस्पर्जन का कॉज क्या होता है। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, लिखो जरा। इसको बनाएंगे और उसके साथ एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, वो लिखेंगे। एंड दैट स्टेटमेंट इज बेसिकली फॉर द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली कई बार आ जाता है। तो कहता है व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन एंड प्लॉट द ग्राफ फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। तो अगर ये आ जाए पेपर में तो आप क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे या क्या लिखेंगे? लिखो जरा स्टेटमेंट। The cause of dispersion can be explained on the basis of Cauchy's formula, and Cauchy's formula is refractive index is equal to A plus B by lambda square plus C by lambda 4 and so on. The cause of dispersion can be explained with the help of Cauchy's formula, and the formula is mu is equals to A plus B by lambda square plus C by lambda 4 and so on. This is the relation between refractive index of material and light of wavelength lambda. Here A, B and C are A, B and C are constants for the material and mu is the refractive index, and mu is the refractive index of material for light of certain wavelength, for light of certain wavelength. Okay, the derivation of this particular formula is not in your course. You only have to learn the formula. अगर मान लो पूछ भी लिया जाए तो this is the cause due to which this particular graph is there, और 1 mark में कभी कभी आ जाता है what is the cause of dispersion, then you can only explain there that mu equal to A plus B by lambda square plus C by lambda 4 is the Cauchy's formula, and this formula is basically behind the dispersion. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो प्रिज्म है
ये यहाँ पर कंप्लीट है। देयर इज वन मोर फिनोमेना देयर जिसको कि हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बट दिस टाइम स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इन योर कोर्स। अगर आप कहते हो तो मैं करा देता हूँ, अदरवाइज स्कैटरिंग ऑफ लाइट करने की जरूरत है नहीं, एज यू से। सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का थ्योरेटिकल अगर आता तो। हाँ, थ्योरेटिकली आएगा। उसके अंदर सिर्फ एक रेलीज रिलेशन हमें याद करना है, रेलीज फॉर्मूला, एंड अकॉर्डिंग टू द रेलीज फॉर्मूला इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ, बस। ओ सॉरी, फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, यस सर। अदरवाइज और कुछ नहीं है स्कैटरिंग में। तो यहां से रे ऑप्टिक्स आपका फिनिश। रे ऑप्टिक्स का एक छोटा सा पार्ट, एक 5 to 10% पार्ट है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। और अब शायद 2 से 3 क्लासेस के अंदर आपका ये पूरा का पूरा ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। एक क्लास में तो हमें करना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड रेस्ट 2 क्लासेस शायद लगे वेव ऑप्टिक्स खत्म करने में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ओके सर। सर सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है बेटा? ओके yes सर। sir. ओके बेटा। अच्छा, जैसे ये फिनिश हो जाएगा फिर इसका एक असाइनमेंट, और असाइनमेंट के बाद ऑप्टिक्स का टेस्ट। साथ साथ पढ़ते रहना बेटा।